वेलकम टू A1 IS इंस्टीट्यूट। दिस साइड जी कुमार। और आज की क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक कवर करेंगे रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स का, दैट इज वर्किंग क्लास एंड लेफ्टिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। वर्किंग क्लास एंड लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स in India under broad topic that is revolts and movements। So revolts and movements का ये लास्ट टॉपिक है जी, इसको आज कंप्लीट करेंगे विथ टू टॉपिक्स दैट इज वर्किंग क्लास मूवमेंट्स एंड लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स इन इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग क्लास movements in India। तो थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं इससे पहले। देखिए, ऐसा है, ब्रिटिश के काल में राइट फ्रॉम 1850s हमारे कंट्री में भी थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज आना शुरू हुआ, राइज होना शुरू हुआ। जब इंडस्ट्रीज राइज होंगे, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, लाइक आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, तो जाहिर सी बात है कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास ये दोनों के बीच में संघर्ष होगा। तो जब संघर्ष होगा फिर डिमांड होगा वर्किंग एज का भी, वर्किंग क्लास पीपल का भी, कि हमें राहत मिलना चाहिए, हमें ठीक से वेजेस मिलना चाहिए, हमें ड्यूरेशन कम होना चाहिए, हमें वर्किंग कंडीशन सही मिलना चाहिए। तो ये सब डिमांड उठना शुरू हो जाएगा। बट शुरुआत के वर्किंग क्लास मूवमेंट में देखा जाए तो उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नज़र नहीं आता। ये ऑर्गेनाइजेशन नज़र आया तो 1918 में, 1918 में, जहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था बॉम्बे में। तो बॉम्बे में बहुत बड़ा स्ट्राइक होने के बाद वहाँ से ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। तो यदि कॉजेस समझा जाए, कॉजेस, रीजंस बिहाइंड वर्किंग क्लास मूवमेंट्स इन इंडिया, तो फर्स्ट रीजन होगा इसका राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया पोस्ट 1850s। 1850 के बाद बहुत सारे इंडस्ट्रीज भारत में भी राइज हुए हैं। एग्जाम्पल, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, करेक्ट, लाइक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज। तो ये सब चीज होने के वजह से वर्किंग क्लास पीपल का, लेबर क्लास, वर्कर क्लास का, वर्किंग क्लास पीपल गॉट एक्सप्लॉइटेड। इन लोग के साथ शोषण शुरू हो जाएगा। शोषण किस बात का, किस चीज को लेके? वर्किंग आवर्स को लेके जी, वर्किंग आवर्स को लेके, अनसेफ वर्क कंडीशन, अनसेफ कंडीशन को लेके, लो वेजेस को लेके। ये सब शुरुआती हिंड्रेंस रहा है वर्कर्स लोग के लिए कि चलिए ठीक, तो मॉडर्न इंडस्ट्री राइज तो हो गया, बट यहाँ पे हमें एक डायरेक्ट कैपिटलिस्ट वर्सेस वर्किंग क्लास का, कैपिटलिस्ट वर्सेस वर्किंग क्लास का कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कॉजेस राइज ऑफ नेशनलिज्म। भारत में नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया। स्पेशली कहा जाए तो आईएनसी के बनने के बाद नेशनलिज्म अपने पीक पे था। जब नेशनलिज्म अपने पीक पे होगा तो वर्कर का कॉज भी उठाया जाएगा प्लेटफॉर्म पे। ये भी एक रीजन है कि नेशनलिज्म का उदय होना। उसके बाद यदि देखा जाए, यस, गांधी जी का मास मोबिलाइजेशन। गांधी जी ने किसी भी तबके को नहीं छोड़ा, हर तबके को अपने टीम का हिस्सा बनाया है और ब्रिटिश से लड़ने में
सभी हिस्से ने मदद किया। उसमें एक वर्कर समाज भी बहुत बड़ा हिस्सा था, उसमें एक पीजेंट समाज भी बहुत बड़ा हिस्सा था। तो गांधी जी का मास मोबिलाइजेशन हो, और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज रशियन रेवोल्यूशन, दैट इज रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। लेनिन का सरकार बनना, कम्युनिस्ट का सरकार बनना, और इससे भारत में मैसेज जाएगा कि यस, कैपिटलिस्ट को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। समझ गए? और उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्म होना भारत में। भारत में सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्म होना विद इन आईएनसी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहा वर्किंग क्लास मूवमेंट्स के लिए। एंड प्लस सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बनना 1925 में भारत में, और उससे पहले 1920 में ताशकंद में बनना तो बाय एम एन रॉय। तो ये भी एक रीजन है कि यहाँ पे वर्कर के इश्यूज को पॉलिटिसाइज किया जाएगा, उसको प्लेटफॉर्म पे रेज किए जाएंगे। तो दिस आर द रीजंस, दिस आर द कॉजेस बिहाइंड राइज ऑफ वर्किंग क्लास मूवमेंट्स इन इंडिया। तो थोड़ा इवेंट्स भी देख लेते हैं। इवेंट्स, यदि इवेंट देखा जाए, बट बिफोर इवेंट्स वी हैव टू लुक द फेजेस। यदि अर्ली वर्किंग क्लास मूवमेंट देखा जाए, राइट फ्रॉम 1850s टू 1918, तो उस समय जो नेचर था, इसका जो फितरत था, इसका जो फीचर है वो क्या है? नॉन पॉलिटिसाइज, नो पॉलिटिकल बैकअप, नो पॉलिटिकल बैकअप, कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं है जी। हाँ, जब कम्युनिस्ट आया, जब सोशलिस्ट आया तो बहुत तगड़ा बैकअप हुआ। ठीक है, आईएनसी भी उठाता था, ऐसा नहीं कि आईएनसी नहीं उठाता था, बट एक जो पॉलिटिकल सपोर्ट होना चाहिए, एक पार्टी का जो पूरा समर्थन होना चाहिए, उस समर्थन से तो आईएनसी था नहीं। बट बाद में आईएनसी के अंदर ही, आईएनसी के प्लेटफॉर्म के अंदर ही जो सोशलिस्ट पार्टी बना है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग क्लास मूवमेंट का जो इश्यूज है उसको उठाया है। सिमिलरली तो हाँ, सीपीआई ने भी वही किया है, बट शुरुआत का जो वर्किंग क्लास मूवमेंट रहा उसमें कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं था, इसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं था जी, नो आइडियोलॉजी, कोई विचारधारा नहीं था, और स्पॉन्टेनियस स्ट्राइक होता था। स्पॉन्टेनियस स्ट्राइक, यदि किसी चीज से परेशान है वर्कर्स तो स्ट्राइक हो गया, स्पॉन्टेनियस स्ट्राइक। यहां पे कोई ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट नहीं था जी, ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था। बट आने वाले समय में ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट आएगा 1926 के एक्ट में। समझ गए? ये अर्ली वर्किंग क्लास मूवमेंट का फीचर्स रहा है, फितरत रहा है, नेचर रहा है। कोई भी पॉलिटिकल बैकअप नहीं रहा, नो आइडियोलॉजी, विथ वर्किंग क्लास मूवमेंट्स, स्पॉन्टेनियस स्ट्राइक। यदि मान लीजिए परेशान है, कैपिटलिस्ट क्लास से परेशान है, ब्रिटिश से परेशान है, तो धरने पे बैठ गए, स्ट्राइक कर दिए, और ट्रेड यूनियन नहीं बना था। यस, विल सी मेजर इवेंट्स, यानी कि अर्ली मेजर इवेंट्स। यदि शुरुआत का इवेंट देखा जाए तो बिल्कुल 1877 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था बॉम्बे में। तो बॉम्बे में जो टेक्सटाइल वर्कर थे, टेक्सटाइल वर्कर ने स्ट्राइक किया था, टेक्सटाइल वर्कर ने स्ट्राइक किया था। कब? 1877 में। उसी तरह 1899 में रेलवे वर्कर ने मेजर प्रोटेस्ट किया था, रेलवे वर्कर्स ने एक बहुत ही बड़ा मेजर प्रोटेस्ट किया था, मेजर स्ट्राइक किया था। 1918 जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल्क मिल वर्कर स्ट्राइक, इसमें स्वयं गांधी जी भी इन्वॉल्व थे, गांधी जी भी यहाँ पे इंटरवीन किए थे। इनफैक्ट गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक तक किया था इस प्रोटेस्ट को सही करने के लिए, इस प्रोटेस्ट को एक मोमेंटम देने के लिए। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज 1819 1918 और 19 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ था बॉम्बे
बॉम्बे वर्कर स्ट्राइक, बॉम्बे वर्कर स्ट्राइक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है, उसी तरह हाँ, बट हमें ये समझना होगा कि ये जो बॉम्बे वर्कर स्ट्राइक हुआ, ये टेक्सटाइल वर्कर का स्ट्राइक हुआ था। टेक्सटाइल वर्कर का स्ट्राइक हुआ था। और पहली बार भारत में, हम लोग कह सकते हैं कि पहली बार भारत में ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट हुआ था। किसके लिए? वर्कर क्लास के लिए। ये 1918-19 में जो टेक्सटाइल वर्कर्स ने जो स्ट्राइक किया था, कहाँ पे? बॉम्बे में जो किया था, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट इन वर्किंग क्लास मूवमेंट्स, यानी कि वर्किंग क्लास मूवमेंट्स में ये सबसे पहला ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स था। समझ गए? यस। इसी कड़ी में देखते हैं 1918 में मजदूर महाजन सभा, तो कहते हैं हम लोग अहमदाबाद मिल वर्कर्स एसोसिएशन। ये सभा किसने बनाया था? तो ये सभा बनाया था अनसुईया साराभाई। और इसमें बिल्कुल यही है जी, अहमदाबाद का जो मिल वर्कर स्ट्राइक हुआ था, उसी में अनसुईया साराभाई ने क्या है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एक एसोसिएशन बनाया था। उसी एसोसिएशन का नाम क्या है? मजदूर महाजन सभा। तो अनसुईया साराभाई, और ऑल्सो सपोर्ट फ्रॉम गांधी जी से भी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। समझ गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, उसके बाद आई मस्ट से 1920 में सबसे इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक इवेंट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। ओके, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, ये कब गठन हुआ था? 1920 में गठन हुआ था। और ये बहुत ही ऐतिहासिक है। गठन करने वाले कौन थे? फाउंडर कौन थे? बीपी वाडिया ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो बनाया ही, साथ साथ मद्रास लेबर एसोसिएशन ये भी बनाया है इन्होंने। और ये क्या है? नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये? नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बड़ा नाम, बीपी वाडिया। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। और ये कहाँ बना? ये बम्बई में ही बना था। तो जो फर्स्ट सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन में जो प्रेसिडेंट थे, नॉन अदर देन लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। किस सेशन के? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। ठीक है। और ये कांग्रेस वाले लोग नहीं बनाया था। तो लाला लाजपत राय बिल्कुल वर्कर के कॉज के लिए भी काम कर रहे थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो। और बट बनाने वाले जो शख्सियत थे, उनका नाम था बीपी वाडिया। बीपी वाडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है इस टर्म्स में भी कि चलिए ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो उन्होंने बनाया, साथ साथ मद्रास लेबर एसोसिएशन भी बनाया था। कब? 1921 में। समझ गए? और ये जो मद्रास लेबर एसोसिएशन है वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत एस.ए. डांगे जो कि कम्युनिस्ट रहे, जो कि कम्युनिस्ट थे। भारत में कम्युनिज्म वाला जो विचारधारा लाने में इन्होंने बहुत मदद किया है। एस.ए. डांगे ने शुरुआत के अर्ली कम्युनिस्ट लीडर्स रहे हैं ये। तो एस.ए. डांगे ने बहुत ही सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्गेनाइज्ड बॉम्बे टेक्सटाइल
वर्कर एसोसिएशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बॉम्बे टेक्सटाइल वर्कर एसोसिएशन को सम्मेलन किया था, सबको मिलाया था। बिल्कुल यहाँ पे स्ट्राइक होगा। और ये कब की बात है, ये बात है 1924 का। तो बॉम्बे एक तरह से बॉम्बे एक्चुअली शुरुआत के ट्रेड यूनियन का भी हिस्सा रहा है। समझ गए। यदि क्वेश्चंस पूछा जाता है यूपीएससी या बीपीएससी में कि कौन सा ऐसा जगह रहा है जहाँ पे ट्रेड यूनियन स्टार्ट हुआ, ट्रेड यूनियन का हम्बल बिगिनिंग हुआ, तो वो बॉम्बे है। कब हुआ ये कह सकते हो, 1924 में। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होगा और एज अ रिजल्ट क्या होगा, 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पास किया जाएगा, ट्रेड यूनियन एक्ट। और ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्किंग क्लास मूवमेंट्स के लिए। तो 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पास किया जाएगा। इसके तहत अब ट्रेड यूनियन बनाना ये क्या है, फॉर्मल है, लीगलाइज है। ये क्या है, अब लीगल है। यानी कि ट्रेड यूनियन बनाना कोई राष्ट्रद्रोह नहीं है, कोई सेडेशियस एक्ट नहीं है। ये क्या है, आपका पूरा अधिकार है कि आप बना सकते हो। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है 1926 का। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ और ये पास होने की वजह से अब ट्रेड यूनियन बनाना एक लीगल प्रोसेस हो गया। अब ट्रेड यूनियन बनाना बहुत ही इजी प्रोसेस हो गया। इसे एक फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला है ट्रेड यूनियन को। समझ गए। तो ये ट्रेड यूनियन बनाने में भी इन लोग का बहुत बड़ा रोल है। चलिए, यदि देखा जाए तो हिंद मजदूर संघ ये बना था आपका 1948 में। कब बना था, 1948 में। करेक्ट। और बनाने वाले कौन थे, अशोक मेहता। अशोक मेहता। इससे पहले 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना था। और ये किसने बनाया था, आईएनसी के ही मेंबर ने बनाया था। इसलिए ये आईएनसी अफिलिएटेड होगा, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही ये क्या है, एक ब्रांच, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो आईएनसी अफिलिएटेड है जी। तो दिस आर द डेवलपमेंट्स। ये सब डेवलपमेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो 1920 का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और 1926 का दैट इज ट्रेड यूनियन एक्ट पास होना। समझ गए। इसमें सभी का बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहा है। नेक्स्ट वन। अब देखिए क्या हुआ, फ्रॉम 1921 अनवर्ड्स, 1921 के बाद जो कम्युनिस्ट लीडर्स लोग हैं, कम्युनिस्ट लीडर्स लोग भी यहाँ पे आना शुरू हो गए। यानी कि वर्कर इश्यूज वगैरह उठाना उन्होंने शुरू कर दिया। समझ गए। तो यस, वी हैव कवर्ड द फर्स्ट टॉपिक। और फर्स्ट टॉपिक में हमने समझने का प्रयास किया कि कहाँ पे किस किस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया और उस ऑर्गेनाइजेशन बनाने के वजह से वर्किंग क्लास को क्या फायदा हुआ है। द नेक्स्ट टॉपिक इज लेफ्टिस्ट। देखिए, वर्किंग क्लास मूवमेंट्स और लेफ्टिस्ट मूवमेंट दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स इन इंडिया। देखिए, लेफ्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कम्युनिस्ट। तो हमें यहाँ पे दो तीन टर्मिनोलॉजी को समझना होगा, कम्युनिस्ट को, कैपिटलिस्ट को एंड सोशलिस्ट को। देखिए, पहले समझते हैं कैपिटलिस्ट को। इसको पूंजीपति भी कहते हैं। कैपिटलिस्ट का मानना ये है कि आपको जो करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इंडस्ट्री खोलना है, आप इंडस्ट्री खोल सकते हो। मार्केट क्या है, पूरी तरीके से फेयर है। जो जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसको उस हिसाब से उसको पैसा वो कमा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को बोलते हैं लेजेस फेयर डॉक्ट्रिन। इकोनॉमिक्स में तो क्या बोलते हैं, लेजेस फेयर डॉक्ट्रिन। आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट करना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जितना भी एफडीआई लाना आप एफडीआई ला सकते हो। कोई कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सरकार की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इनफैक्ट सरकार क्या करेगी, इस चीज़ को फैसिलिटेट करेगी।
तो ये जो आइडियोलॉजी है डेट इज कॉल्ड कैपिटलिज्म, और ऐसे लोग जो फॉलो करेंगे उसको क्या कहेंगे, कैपिटलिस्ट लोग कहेंगे। बट सोशलिस्ट एंड कम्युनिज्म, डेट इज सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ये थोड़ा ठीक कॉन्ट्रास्ट पिक्चर है। सोशलिज्म का मतलब क्या है कि इगलिटेरियन सोसाइटी होना चाहिए, सोसाइटी में सभी लोग बराबर होने चाहिए, ठीक है। बट जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म क्या है, थोड़ा रेडिकल फॉर्म है, थोड़ा एक्सट्रीम फॉर्म है सोशलिज्म का, कि सोसाइटी इगलिटेरियन तो होना ही चाहिए, बट सोसाइटी जो होना चाहिए वो क्लासलेस सोसाइटी होना चाहिए एज पर द कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मानना है कि सोसाइटी क्या होना चाहिए, क्लासलेस सोसाइटी होना चाहिए, इसमें अमीर नहीं होना चाहिए, ना ही कोई गरीब होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। सोशलिस्ट का मानना यह है कि जो की रिसोर्सेस वो सरकार के अंदर कंट्रोल होना चाहिए, की रिसोर्सेस, की इंडस्ट्रीज वो सरकार कंट्रोल करे, और बाकी कुछ कुछ इंडस्ट्री वो प्राइवेट प्लेयर को भी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, एज पर सोशलिज्म, एज पर द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिस्ट। पर जो कम्युनिस्ट है कि नो, गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंट्रोल करे, एक साबुन से लेके एक इंडस्ट्री तक टोटल कंट्रोल करे, एज पर द कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मानना है कि जितना भी रिसोर्सेस है एक स्टेट में उसका टोटल कंट्रोल कौन करे, टोटल नेतृत्व कौन करे, स्टेट करे। तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ये एक रेडिकल, कह सकते हैं एक रेडिकल या एक्सट्रीम, सोशलिज्म का ये एक्सट्रीम फॉर्म है, समझे, सोशलिज्म का एक एक्सट्रीम फॉर्म है कम्युनलिज्म। और देखिए जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और बीच में ग्रेट डिप्रेशन भी आया था 1928 के आसपास, 1928-29 के आसपास ग्रेट डिप्रेशन भी आया था। तो उसमें कैपिटलिस्ट जो है, कैपिटलिस्ट जो कंट्री है उसका इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, बट उस समय जो कम्युनिस्ट फोर्सेस, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज वो बच गए। तो इसलिए एक दुनिया में मैसेज जाएगा इससे कि जो कम्युनिस्ट वाले कंट्री वो ज़्यादा बेटर पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, बट लॉन्ग रन में जानते हैं, लॉन्ग रन में क्या हुआ कि कम्युनिस्ट जो कंट्री है वो आस्ते आस्ते कम होना शुरू हो गया, ठीक है। अभी एग्जाम्पल लिया जाए तो कम्युनिस्ट कंट्रीज में बिल्कुल रसा अभी भी स्टिल है, चाइना है, क्यूबा है, वियतनाम में बहुत कम कंट्री बचा है। अधिकतर जो कंट्री है वर्ल्ड में वो मिक्स्ड इकोनॉमी ही फॉलो करते हैं, जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों का ही बेटर ब्लेंड है। जैसे जहाँ तक सवाल है भारत का, तो भारत में भी कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म को फॉलो किया जाता है। 1991 के बाद एलपीजी आने के बाद हम लोग कुछ ज़्यादा ही कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, बट उससे पहले बिफोर 1991 हम लोग सोशलिज्म पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। यस, इसी कॉन्सेप्ट को समझना है यहाँ पे हमें। कम्युनिस्ट, देखिए कम्युनिस्ट ने यानी कि फर्स्ट एमएन रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी बनाया था, कम्युनिस्ट पार्टी बनाया था कहाँ पे, ये इंटरनेशनल है, कम्युनिस्ट पार्टी बनाया था कहाँ पे, ताशकेंत में, ताशकेंत। कब बनाया था, 1920 में बनाया था, 1920 में बनाया था। ताशकेंत कैपिटल है उज्बेकिस्तान का, कैपिटल है उज्बेकिस्तान का। यहीं पे हमारे लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हुआ था, उज्बेकिस्तान, करेक्ट। तो ये फर्स्ट हम्बल बिगिनिंग हुआ, और एमएन रॉय काफी ज्यादा प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन। तो इंटरनेशनल कमिंटन, तो इंटरनेशनल जो कम्युनिस्ट लोग का एक कॉन्फ्रेंस था उसी को अटेंड करने के लिए गए, और ये काफ़ी प्रभावित हो गए। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू भी काफ़ी प्रभावित हो जाएंगे सोशलिज्म से, तो ये भी काफ़ी प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। तो इससे काफ़ी प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया, 1920 में ताशकेंत में कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन किया है। जहाँ तक सवाल है भारत में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में भी ओपन किया गया, भारत में वो ओपन किया कब, 1925 को। और इसके जो की फाउंडिंग मेंबर्स थे, कहाँ पे किया गया जी, कानपुर में किया गया, कहाँ पे, कानपुर में। इसके जो की फाउंडिंग मेंबर्स थे, की फाउंडिंग मेंबर्स, उसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट इज एस.ए. डांगे, बिल्कुल एस.ए. डांगे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बॉम्बे टेक्सटाइल वर्कर के एसोसिएशन में भी, उसको ऑर्गेनाइज करने में भी एस.ए. डांगे। मुजफ्फर अहमद,
ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत रहे हैं। एट द सेम टाइम, हाँ, एट द सेम टाइम शौकत उस्मानी, शौकत उस्मानी भी बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को फॉर्म करने में। कहाँ पे? कानपुर में। अब देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बात होगा तो दो कंस्पिरेसी हमें जरूर याद होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारा कंस्पिरेसी हुआ था, पेशावर कंस्पिरेसी भी हुआ था, पर दो कंस्पिरेसी के बारे में हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट कंस्पिरेसी, दैट इज कानपुर बोल्शेविक, एंड नंबर टू दैट इज मेरठ कंस्पिरेसी। मेरठ कंस्पिरेसी का जो ट्रायल हुआ है 1929 से लेकर 1933 तक हुआ है। जहाँ तक सवाल है बोल्शेविक कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी का, इसका जो ट्रायल हुआ है जी 1924 टू 25। देखिए हुआ क्या, दोनों में सेम ही चीज़ हुआ है। इसमें हुआ क्या कि ब्रिटिश को डर लगने लगा कम्युनिस्ट फोर्सेस से। जिस हिसाब से इंडिया से बाहर जो कॉन्फ्रेंस चल रहा था कम्युनिस्ट लोग का, तो ब्रिटिश को डर लगा कहीं ओवरथ्रो ना कर दे ब्रिटिश रूल को। इसलिए ये कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी में सभी लोग पकड़े जाएंगे। सभी जो शुरुआत के जो लीडर्स रहे हैं, ऐसे डांगे हो गए, मुजफ्फर अहमद हो गए, एम.एन. रॉय सब होंगे, या शौकत उस्मानी हो गए, सब यहाँ पे गिरफ्तार हो जाएंगे। जब ये गिरफ्तार हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में मैसेज जाएगा कि देखो कम्युनिस्ट लोग यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। इनफैक्ट कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी के वजह से फायदा हुआ है कम्युनिस्ट को, और उसके वजह से 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ है। कई बार होता है आपको सोशल मीडिया, अभी तो खैर सोशल मीडिया है, उस समय मीडिया का अटेंशन की वजह से, पब्लिक के क्यूरियोसिटी की वजह से कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी, बिल्कुल कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी के क्यूरियोसिटी की वजह से कम्युनिस्ट को बहुत फायदा हुआ, और उन्होंने क्या किया 1925 में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। सिमिलरली मेरठ कंस्पिरेसी में भी यही हुआ है कि इसमें क्या है कि बहुत जोर शोर से कम्युनिस्ट लोग बहुत जोर शोर से अपना वो कर रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो ब्रिटिश को लगा कि भाई ये तो फिर ब्रिटिश ओवरथ्रो कर देगा, इसलिए धारा सेक्शन 121A ऑफ IPC, उसके तहत बहुत सारे कम्युनिस्ट फोर्सेस को गिरफ्तार कर लिया गया, बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें से एक बहुत बड़े शख्सियत 1931 में एम.एन. रॉय, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कि फाउंडर है कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल। कहाँ पे? ताशकंद में। तो एम.एन. रॉय सर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी, इनको इस समय भी गिरफ्तार किया गया था और इस समय भी गिरफ्तार किया गया। समझ गए? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में हमें दो इवेंट याद रखना होगा, कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी एंड मेरठ कंस्पिरेसी। जहाँ तक सवाल है मेरठ का, देखिए मेरठ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। जहाँ तक सवाल है मेरठ का, तो मेरठ देखिए 1929 से लेके 1939 तक, ये एक तरह से कह सकते हैं ये रेवोल्यूशनरी, यानी कि 1929 से लेके 1939, ये जो पीरियड है, ये एक तरह से रेवोल्यूशनरी फेज था। रेवोल्यूशनरी फेज था किसके लिए? वर्किंग क्लास मूवमेंट के लिए, समझ गए? और ये जो मेरठ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मेरठ है, मेरठ में बहुत ज़्यादा गतिविधि हो रहा था कम्युनिस्ट फोर्सेस का। तो 1920s हो या 1930s हो, इस पीरियड में मेरठ सबसे बड़ा घर बन गया था। किसके लिए? कम्युनिस्ट फोर्सेस के लिए। समझ गए? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसलिए तो मेरठ कंस्पिरेसी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था। यस, देखिए अब जो CPI जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगे हैं। जैसे एग्जाम्पल, CDM का टाइम था जी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का टाइम था, वही सॉल्ट सत्याग्रह। गांधी जी क्या कर रहे थे? सॉल्ट सत्याग्रह कर रहे थे। तो इस पीरियड में CPI ने बहुत ही ज़्यादा अपोज किया था गांधी जी के आइडियोलॉजी को। CPI ने अपोज किया था गांधी जी के आइडियोलॉजी को, अपोज गांधी जी आइडियोलॉजी। बट CPI जिस हिसाब से काम कर रहा था, उसे ब्रिटिश खुश नहीं था। इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया?
मेरठ कंस्पिरेसी में भी देखे थे हम लोग। ब्रिटिश ने क्या किया 1931 में, एम एन रॉय को गिरफ्तार कर लिया, एम एन रॉय अरेस्टेड, और 1934 में ब्रिटिश ने कह दिया कि ये सीपीआई क्या है, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहुत बड़ी बात है, सीपीआई जाए तो जाए कहाँ। तो उसके बाद पॉलिसी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, सीपीआई लोग क्या करेंगे, कांग्रेस में आना शुरू कर देंगे जी, कांग्रेस में। बिल्कुल ये 1934 का ही समय है। 1934 में सोशलिस्ट पार्टी बन चुका है, कांग्रेस के अंदर ही एक सोशलिस्ट पार्टी बन चुका है। ये सोशलिस्ट पार्टी बनाने वाले कौन थे, तो ये थे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, इन्होंने क्या किया था, सोशलिस्ट पार्टी बनाया था आईएनसी के प्लेटफॉर्म में ही। तो उसमें ये जाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि सीपीआई तो इलीगल हो गया 1934 में, करे तो करे क्या, तो यहाँ पे एंट्री होगा सोशलिस्ट पार्टी में इनका, बड़े बड़े लीडर सोशलिस्ट पार्टी में आ जाएंगे। पर देखिए वही तो बात, क्रिकेट की तरह रंग बदला है सीपीआई ने। अब आ तो गया है यहाँ पे, सोशलिस्ट में आ तो गया है। जब बात होगा फिर क्विट इंडिया मूवमेंट का, उस समय स्टैंड चेंज हो जाएगा सीपीआई का, उस समय सीपीआई का स्टैंड चेंज हो जाएगा। रसिया के इन्फ्लुएंस की वजह से, चूंकि रसिया कर रहा है कम्युनिज्म का, तो इसके इन्फ्लुएंस की वजह से सीपीआई क्या करेगी, क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज कर देगी। ये अलग बात है कि बी आर अम्बेडकर जी ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था, बट सीपीआई भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये जो पॉलिसी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है कि अंदर जाके काम बिगाड़ना, करेक्ट, इसके वजह से कहीं ना कहीं सीपीआई का जो छवि था वो खराब हुआ है, समझ गए। यस, अब देखिए, बट एट द सेम टाइम हमें सीपीआई का कंट्रीब्यूशन भी नहीं भूलना चाहिए। सीपीआई प्लस सोशलिस्ट पार्टी ऑफ कांग्रेस, दोनों ने बहुत बखूबी लेबर के डिमांड को रेज किया है, पीजेंट्स मूवमेंट में सहयोग किया है। तो कंट्रीब्यूशन तो बहुत सारा है दोनों का ही, सीपीआई का और सोशलिस्ट का। इनफैक्ट हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद भी, आफ्टर इंडिपेंडेंस, दोनों ही सीपीआई और सोशलिस्ट ने बहुत मेहनत किया। जहाँ तक सवाल है सोशलिस्ट का, तो उसमें देखिए जैसे बिहार में जयप्रकाश नारायण प्लस स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पीजेंट्स का, वर्कर का डिमांड को रेज्ड किया है। तो बिहार में भी काफ़ी एक्टिव थे जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद सरस्वती। वही स्वामी सहजानंद सरस्वती का बात कर रहे हैं जो कि पटना से हुंकार भी लिखते थे, इनका वीकली पेपर आता था हुंकार, और इन्होंने एक बार ऐसे भी लिखा था, किसान क्या करे, समझ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बिहार किसान सभा बनाने वाले शख्सियत स्वामी सहजानंद ही हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और ऑल इंडिया जो किसान सभा बना उसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, जो इशू सेशन ऑफ फैजपुर में भी उठाया गया था आईएनसी का, उसके भी जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, जो कि बिहार से आते थे। करेक्ट, यस। अब क्वेश्चंस देखते हैं। यस, आई हैव कंप्लीटेड रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स कंप्लीटली। और आज की क्लास में हम लोग क्या देखे, वर्किंग क्लास मूवमेंट एंड लेफ्टिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो कुछ क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। यस, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन 1919, 1920, 1921 एंड 1925। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1925। और यदि सीपीआई कहा जाए, सीपीआई इंटरनेशनल कहा जाए, तो ये कब फॉर्म हुआ था, 1920 में फॉर्म हुआ था। कौन फॉर्म किए थे इसको, एम एन रॉय फॉर्म किए थे, समझ गए। पर जहाँ तक सवाल है भारत में, तो भारत में कहाँ पे फॉर्म हुआ था, ये कानपुर में। कहाँ पे, कानपुर में। कब फॉर्म हुआ था, 1925 में। इसके लीडर्स कौन थे, ऐसे डांगे, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बॉम्बे में वर्कर को मोबिलाइज करने में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया।
लाला लाजपत राय, बिल्कुल लाला लाजपत राय तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, करेक्ट। 1920 में कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है। लाला लाजपत राय इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर भी थे, एट द सेम टाइम ट्रेड यूनियन मूवमेंट के भी लीड कर रहे थे, उनको भी लीड कर रहे थे। बीपी गिरी भी बिल्कुल लीडर थे, बीपी वाडिया ये तो फाउंडर हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर, करेक्ट आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि ये एसोसिएटेड नहीं थे ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? बिल्कुल बीपी वाडिया, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन of all India Trade Union Congress? बीबी वाडिया, एनएम जोशी, लाला लाजपत राय एंड एमएन रॉय। करेक्ट आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेरठ कंस्पिरेसी केस इज एसोसिएटेड विथ हिंदू महासभा, ट्रेड यूनियन एंड कम्युनिस्ट एक्टिविटीज, आईएनए ट्रायल्स एंड मुस्लिम लीग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रेड यूनियन एंड कम्युनिस्ट एक्टिविटीज। समझे कब की बात है ये? मेरठ 1929, और ट्रायल कब तक चला है? 1933 तक। इन विच ईयर वॉज द ट्रेड यूनियन एक्ट पास इन इंडिया? कब पास हुआ था? 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में पास हुआ था, जिसके तहत अब ट्रेड यूनियन बनाना क्या है? लीगल है, लीगलाइज, फॉर्मल एक्सेप्टेंस मिल गया। Who among the following was associated with the foundation of Communist Party of India? एम.एन. रॉय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय तो पायनियर रहे हैं, इन्होंने ही इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी बनाया था ताशकंद में, और कहीं ना कहीं जो इंडिया में काम कर रहे थे जितने भी कम्युनिस्ट लीडर्स उसके पीछे भी बिल्कुल एम.एन. रॉय का बहुत बड़ा सहयोग था। इसलिए तो एम.एन. रॉय को 1931 में मेरठ कंस्पिरेसी में इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। Next question, in which year was the Congress Socialist Party formed within the Indian National Congress? कब की बात है ये? 1935, सॉरी 1934। क्या बना? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना। लीडर कौन थे बनाने वाले? की फाउंडिंग मेंबर जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, दैट इज राम मनोहर लोहिया। लोहिया तो बहुत ही बड़े सोशलिस्ट रहे हैं हिंदुस्तान के, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? बिल्कुल आंसर मिल गया होगा। एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, एस.ए. डांगे और बी.आर. अम्बेडकर। करेक्ट आंसर क्या होगा? एस.ए. डांगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कानपुर के कंस्पिरेसी में भी, कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी में भी और मेरठ के कंस्पिरेसी में भी इनको गिरफ्तार किया गया। और शुरुआत में बिल्कुल इन्होंने एक किसान सभा भी बनाया था, प्लस शुरुआत के बॉम्बे में जो भी हुआ वर्कर का एसोसिएशन, उसके पीछे भी बहुत बड़ा इनका रोल है। एस.ए. डांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following worker movements was associated with S.A. डांगे? बिल्कुल पूछ लिया गया ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बॉम्बे टेक्सटाइल वर्कर एसोसिएशन। ये कब की बात है? ये बात है 1924 की। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द हिंद मजदूर सभा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एन.एम. जोशी, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता एंड सी.आर. दास। करेक्ट आंसर क्या होगा? अशोक मेहता। कब बना था? ये बना था 1948 में, आजादी के बाद। हिंद मजदूर सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए डिमांड ऑफ अर्ली वर्किंग क्लास मूवमेंट्स इन इंडिया? रिडक्शन इन वर्किंग एज, बिल्कुल ये डिमांड रहेगा। राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन, बिल्कुल डिमांड रहेगा ये। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट एंड इंक्रीज इन वेजेस, ये तो डिमांड रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कि ये डिमांड नहीं था। सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भारत में बनाने का ऐसा कोई बात नहीं था जी, शुरुआत के स्टार्टिंग के वर्किंग क्लास मूवमेंट्स में। तो कब हुआ था? 1850 से लेके कह सकते हैं 1918 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच ईयर वॉज द हिंद मजदूर सभा फॉर्म्ड? रिपीट हुआ है बीपीएससी में, ये कब हुआ है? ये 1948 में। बाय होम? बाय अशोक मेहता, बाय अशोक मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the main objective of trade union movement in India in the early 20th century? Spread socialism, protect worker rights, promote industrial development, and last one, establish communist rule in India. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोटेक्ट वर्कर राइट्स। और वर्कर राइट्स में क्या है? वही वेजेस को ठीक कर दीजिए, वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, करेक्ट, वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, और लॉन्ग आवर वर्किंग कंडीशन नहीं होना चाहिए। The last question of today's session, who among the following was not a founder member of the Communist Party of India? M.N. Roy, S.A. Dange, N.M. जोशी एंड मुजफ्फर अहमद। बिल्कुल ये बात हमें याद होना चाहिए। S.A. डांगे, S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद और M.N. रॉय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्लस शौकत उस्मानी, ये लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट लीडर रहे हैं और सभी लोग इन्वॉल्व थे किसमें? चाहे कानपुर का कंस्पिरेसी हो, चाहे मेरठ का कंस्पिरेसी हो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एनएम जोशी। एनएम जोशी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर नहीं रहे हैं। यस, आई हैव कंप्लीटेड द सेशन। इस तरह रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स का जो बहुत ब्रॉड टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। कैसा रहा सेशन? एनी फीडबैक, कुछ फीडबैक देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।